नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और जैसा कि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, यानी कि पीटी की उल्टी गिनती जो है शुरू हो चुकी है, तो आप उसी क्रम में अपनी पढ़ाई के दर को भी बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आज हम फिर कुछ नए मुद्दे पर बात करेंगे जिनसे यूपीएससी की जो पीटी की परीक्षा होने वाली है 4 अक्टूबर को, उसमें सवाल आने की संभावना जिस सेक्शन से ज़्यादा है, हम उनमें से कुछ मुद्दे उठाएंगे। जैसे कि हमने पिछले 2-3 क्लासेस में करंट के आपसे एचडीआई पर बात किया, आपसे सीए पर बात किया, तो इससे जो सवाल बन सकते हैं जब वो आपके सामने आएंगे तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो करंट के इश्यूज लेंगे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, और उनमें से कौन कौन से जो महत्वपूर्ण हैं हम केवल उनको ही लेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स की क्लास अभी हमारे चैनल पर आपको नहीं मिली है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको दिया जाएगा। यानी कि पहले स्टैटिक पोर्शन की चीज़ें होती क्या हैं, शुरुआत में इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद में जो उसके अलग अलग चैप्टर हैं उनका बेस क्या है। ठीक है, लेकिन अभी वो सब पढ़ाने का समय नहीं है, क्योंकि हम पीटी स्पेशल कर रहे हैं। इसमें जो कोर सब्जेक्ट का स्टैटिक पोर्शन है उसको पढ़ाने का समय नहीं है। ये समय है ऐसे पॉइंट को उठाने का जहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम उसको अलग से करेंगे, पूरा प्रॉपर क्लास आपका चलेगा, बेसिक पूरा हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अभी हम आपको पीटी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो इसमें केवल हम जो मुद्दे करंट में ज़्यादा जो है चर्चा के विषय रहे हैं उनको लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो भले ही आपने स्टैटिक पोर्शन को नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जो डायनेमिक पोर्शन है उसको मैं स्टैटिक से उतना जोड़ दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, और अगर इससे सवाल आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ये स्टैटिक पोर्शन में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मुद्रास्फीति लगातार चर्चा में बनी रहती है। इसकी वजह ये है कि विकासशील देश जो होते हैं वहाँ पर महंगाई कभी भी अचानक घट जाती है, कभी भी बढ़ जाती है, और इसका सीधा संबंध किससे है? मुद्रास्फीति से है। तो इसलिए यहाँ से सवाल बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो हम मुद्रास्फीति में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे सवाल आ सकते हैं उनको हम थोड़ा समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें मुद्रास्फीति में हम इसकी परिभाषा को थोड़ा सा देख लेंगे। दूसरी चीज़ इसमें जो महत्वपूर्ण है, WPI यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो तीसरा है स्टैगफ्लेशन, और चौथा है आपका कोर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। तो ये 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुद्रास्फीति में केवल ये 4 ही पॉइंट हैं। मुद्रास्फीति की एक परिभाषा होती है, जो है उसके बाद में कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, उसकी गणना कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें हैं स्टैटिक पोर्शन में। लेकिन चूंकि मुद्रास्फीति से संबंधित जो सवाल आने की संभावना है वो इन 4 बिंदुओं से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम केवल इन पर ही चर्चा करेंगे। और समय के अभाव को हम ध्यान में रख रहे हैं। जब ये पीटी स्पेशल हम पूरा कवर कर चुके होंगे, उसके बाद में आपकी जो प्रॉपर क्लासेस चलेंगी तो वहाँ पर एकदम जीरो से इकोनॉमिक्स हम पढ़ाना शुरू करेंगे और सारी चीज़ें समझ में आपको आएंगी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति में हमको इन 4 पॉइंटों को पढ़ना है क्योंकि इनसे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्रास्फीति क्या है इसको समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आप आगे इस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन आपको समझना है कि इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है मुद्रा के क्रय क्षमता में सिकुड़ना
यानी कि सिकुड़न हो जाना ही मुद्रास्फीति होता है। मैं बहुत ही आसान परिभाषा बता रहा हूँ, आपको किताबों में बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल परिभाषाएं मिल जाएंगी जो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा खराब करेंगी, लेकिन मैं इजी एक परिभाषा आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी मुद्रा में उसकी जो क्रय की क्षमता है उसमें कमी हो जाए तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर 10 रुपये से आपको 1 किलो प्याज मिल जाता है, ठीक है, 1 किलो प्याज मिल जाता है, लेकिन कल को क्या हो कि इस 10 रुपये से आपको प्याज 900 ग्राम ही मिले, ठीक है, 900 ग्राम ही मिले, तो क्या होगा, यानी कि आपके जो 10 रुपये की क्रय क्षमता थी वो क्या हुई, घट गई। जो 10 रुपये की क्रय क्षमता थी वो क्या हुई, घट गई, यानी कि रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब ही इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन इन द सेंस, इसको आम भाषा में महंगाई आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप इसको महंगाई के रूप में भी समझ सकते हैं। तो महंगाई होती है तो क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। दाम बढ़ने का मतलब कि उतने ही अमाउंट को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पे करना होता है। यही क्या है, यही इन्फ्लेशन है। देखिए, जब आप उसके टेक्निकल परिभाषा में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनके लिए मेरे पास क्योंकि वक्त नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी जो महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करना है, तो मैं आपको आसानी से इसीलिए चीज़ों को समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं खुद को समझाता हूँ उस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि जब आपके सामने सवाल हो तो आप बहुत ही ईजिली कंफर्टेबली उसको टैकल कर ले जाएं, ठीक है। तो 10 रुपये में 1 किलो प्याज मिल रहा था, वही 10 रुपये में अब 900 ग्राम प्याज मिल रहा है, तो क्या हुआ, 10 रुपये की जो क्रय क्षमता थी वो क्या हुई, घट गई। यही है आपका इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रा स्फीति। स्फीति का मतलब खिंच जाना, ठीक है, तो मुद्रा में खिंचाव हो जाना, उसकी क्रय क्षमता में खिंचाव हो जाना ही क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। अब जो मुद्रास्फीति है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार से मुद्रास्फीति हो सकती है। एक तो मांग आधारित मुद्रास्फीति, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। एक है मांग आधारित, यानी कि डिमांड बेस। दूसरा है आपका लागत आधारित, और जो तीसरा है संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक। ये 3 तरीके होते हैं जिससे मुद्रास्फीति क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये मुद्रास्फीति के 3 कारण हो सकते हैं। अब ये अलग अलग इनको समझने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ ताकि आप आगे आपको WPI, CPI, कोर इन्फ्लेशन और स्टैक इन्फ्लेशन समझ में आ जाए। उसके लिए इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो मांग आधारित इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब डिमांड किसी चीज़ का बढ़ जाए। मान लीजिए कि एक छोटा सा मार्केट है जिसमें केवल 10 प्याज हैं, ठीक है, केवल 10 प्याज है पूरे मार्केट में, और खरीदने वालों की संख्या कितनी है, 5, यानी कि 5 इसके खरीदार हैं और 10 प्याज है, ठीक है। अब मान लीजिए इन 5 को प्याज की ज़रूरत है, तो ये मार्केट में जाएंगे और क्या करेंगे, 2-2 प्याज जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, अपने पास ले आएंगे और उसका उपभोग करेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति यह है कि मान लीजिए इनमें से 4 व्यक्ति तो 2-2 प्याज लेने गए, लेकिन जो एक व्यक्ति है आज उसके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा प्याज की क्या हो गई, ज़रूरत हो गई, ठीक है। तो ज़्यादा प्याज की जब उसको ज़रूरत हो गई तो वो प्याज वाले के पास जाएगा और बोलेगा कि हमको 2 प्याज नहीं 2 से ज़्यादा प्याज चाहिए, यानी कि अपना डिमांड वो बढ़ा देगा। अब जब डिमांड बढ़ाएगा तो जो दुकानदार प्याज को बेच रहा है वो बोलेगा भैया प्याज तो एकदम सीमित मात्रा में है, ठीक है, तो आपको हम ज़्यादा कैसे दे देंगे। तो कहेगा कि ज़्यादा देने के लिए आप क्या करिए, पैसा ज़्यादा ले लीजिए। नॉर्मली आप इस चीज़ को देखते होंगे अपने मार्केट में कि जब सामान की कमी होती है और आप मांग बढ़ाते हैं तो क्या होती है,
महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो मांग आधारित महंगाई है या मांग आधारित इन्फ्लेशन है, ये इसी प्रकार से काम करता है। यानी कि जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो मांग आधारित मुद्रास्फीति का क्या होता है, जन्म होता है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, कोई बहुत कठिन चीज नहीं थी। ठीक है, अब दूसरा, एक तो मांग के कारण महंगाई बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि जो है, अच्छा मांग कब बढ़ती है, मांग बढ़ने के लिए क्या है कि या तो करेंसी का फ्लो ज़्यादा हो जाए, यानी कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा आने लगे तो मांग बढ़ जाती है, या जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया में, तो उससे भी क्या होता है, मांग, नया डिमांड बढ़ता रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का एक कारण बन जाता है। दूसरा है लागत आधारित इन्फ्लेशन। तो लागत आधारित इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो सामान बन करके आ रहा है, जो प्रोड्यूस होकर के आ रहा है, उसका अगर कीमत, यानी कि बनने में उसकी कीमत ज़्यादा हो जाए तो भी क्या होगा, महंगाई हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप मुखर्जी नगर में रह रहे हैं और वहाँ से आपको आनंद विहार बस अड्डा पे जाना है, तो वहाँ का किराया मान लीजिए 50 रुपये लगता है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितना लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि 50 रुपये किराया है आपका मुखर्जी नगर से आनंद विहार बस अड्डे का। ठीक है, अब अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, ठीक है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो क्या होगा, जो बस वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, वो किराया क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे और एक किराया 55 रुपये हो जाएगा। अब आप बताइए कि क्या यहाँ पर मांग बढ़ी है? नहीं, यहाँ पर मांग नहीं बढ़ी है, यहाँ पर लागत बढ़ गया है। तो ये लागत आधारित मुद्रास्फीति है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो किराया भी स्वतः बढ़ गया। ये क्या है, ये लागत आधारित मुद्रास्फीति है। ठीक है, अब जो तीसरा है आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होता है? देखिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति जो है वो एक गलत तरीके से व्यापारिक व्यवस्था के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि काला बाजारी कर लिया जाए, सामानों की डंपिंग कर दिया जाए और उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाए, तो ये क्या होती है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। जैसे अब चूंकि भारत एक विकासशील देश है और जनसंख्या इसकी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर वो अच्छे से लागू नहीं होगा तो क्या होता है कि बहुत सारा डंपिंग हो जाता है, काला बाजारी हो जाता है। उससे क्या होता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है, ना तो मांग बढ़ रहा है ना लागत बढ़ रही है, फिर भी महंगाई बढ़ जाती है। तो ये जो तीसरा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो ये था पूरा इन्फ्लेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये तो बेसिक था ताकि आप आगे बातों को समझ पाएं। ठीक है, अब बात आती है कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाए। मुद्रास्फीति जो है कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसकी गणना कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की गणना के लिए दो इंडेक्स हैं, एक है आपका WPI और जो दूसरा है वो है आपका CPI। ठीक है, WPI को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो दूसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हैं दोनों महत्वपूर्ण क्यों हैं? दोनों महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनके बेस ईयर को अभी कुछ दिन पहले चेंज किया गया था, और दूसरी बात यह है कि अभी इंडियन इकोनॉमी में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार GDP घट रही है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनसे सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो WPI, पहले WPI को समझते हैं कि WPI क्या है और CPI क्या है। ये दोनों क्या हैं, मुद्रास्फीति के मापन के जो हैं क्या हैं, तरीके हैं, इंडेक्स हैं, उनके सूचकांक हैं। ठीक है, तो WPI को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम CPI पर आते हैं। ठीक है, तो WPI का फुल फॉर्म क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो WPI क्या है कि कुछ सामानों का एक बास्केट इसमें तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जितने भी होलसेल के सामान जो इकट्ठे बिकते हैं, ठीक है, उन सामानों का एक बास्केट तैयार कर लिया गया और उस बास्केट की कीमत जो है देखी गई
कि किसी एक महीने में उन सामानों की कीमत कितनी है, ठीक है। जो इस बास्केट में सामान हैं उनकी किसी एक महीने में कीमत जो है कितनी है उसको देखा गया। उसके बाद में अगले वर्ष उसी महीने में उन वस्तुओं की कीमत में कितनी वृद्धि हुई या कितना घटा, यानी कि वो कितना बढ़ा या घटा, इनके दर को ही मापना जो है एक तरीके से मुद्रास्फीति का आकलन करना होता है। और वो जो इंडेक्स होता है कौन बनाता है, WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो थोक जो मूल्य सूचकांक है वो उसको बताता है, यानी कि उसको बताने का एक तरीका है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बहुत टेक्निकल बात नहीं जो आपको कठिन लगे। सामान है, सामानों का एक बास्केट है, जिस बास्केट में जो सामान रखे हैं उनकी कीमत में जो बढ़ोतरी हो रही है उनको बता करके एक सूचकांक के जरिए बता देता है, यही है WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। बहुत ईजी है समझना, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। अब बात है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है जारी कौन करता है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है वाणिज्यिक मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आप कर लीजिए। तो जो भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय है वो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को क्या करता है, जारी करता है, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, ये इसका जो पूरा नाम है उसको आप नोट कर लेंगे। तो देखो जो PCS का पेपर होता है, स्टेट PCS होता है, या जो SSC वगैरह के एग्जाम होते हैं या असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, तो उसमें ये इतने से क्वेश्चन आपका आ जाता है कि WPI को जारी कौन करता है, तो वाणिज्यिक मंत्रालय एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। लेकिन जब UPSC सवाल पूछती है तो इससे थोड़ा और गहराई में जाकर के सवाल वो पूछती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जारी कौन करता है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं, ठीक है। तो WPI में सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसमें केवल वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, वस्तुएं शामिल होती हैं। अब जिन विद्यार्थियों ने अभी इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इस स्टेटमेंट में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो कि केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, इसका मतलब क्या है, और कुछ शामिल होना चाहिए क्या। बिल्कुल, देखिए आप इकोनॉमी में केवल वस्तुओं से ही इकोनॉमी नहीं चलती है, उसमें वस्तु होते हैं, उसमें सेवा होते हैं, यानी कि सर्विस। जैसे कि आप किसी नाई के दुकान पर जाते हैं तो क्या करता है, वो आपको सर्विस देता है और उसके बदले में आपसे पैसा लेता है। कोई मजदूर आपके घर में काम करने आता है तो आपको सर्विस देता है और उसके बदले में पैसा लेता है। तो सर्विस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे कि WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सर्विस को शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए WPI की जब आलोचनात्मक टिप्पणी उस पर की जाती है तो उसमें लिखा जाता है कि ये एक्चुअल इंडेक्स नहीं बताता है, क्योंकि ये सर्विस को तो इंक्लूड करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होगा कि इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, ठीक है, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। इसका जो आधार वर्ष है, इसका जो आधार वर्ष है वो पहले 2004 से 2005 होता था, ठीक है, 2004 से 2005 होता था, लेकिन 2017 में आधार वर्ष बदल करके 2012 कर दिया गया। अब आधार वर्ष क्या है, ये कैसी बला है, इसको भी समझ लीजिए। आधार वर्ष का मतलब होता है कि किसी एक वर्ष में वस्तुओं की कीमत कितनी थी उसके आधार पर आगे अब इन्फ्लेशन को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तो वही आधार वर्ष होता है। तो सरकारें जानबूझकर जो है आधार वर्ष को कई बार बढ़ाती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए महंगाई जो है कई बार विकास का भी सूचक होती है। उसको मैं कभी जब इकोनॉमिक्स की क्लास आपको ले रहा हूँ तो समझाऊंगा, क्योंकि वो डीप में आपको समझाना पड़ेगा। तो आधार वर्ष को मोदी सरकार ने 2017 में चेंज कर दिया और उसे 2012 कर दिया। उससे पहले आधार वर्ष 2004 से 2005
5 हुआ करता था, ठीक है। तो WPI में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। WPI का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ अभी बताया ना, आप बताइए। होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, वो भी थोक, ठीक है। इसमें हमेशा थोक वस्तुएं ही शामिल होती हैं, रिटेल की वस्तुएं शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें केवल थोक वस्तुएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो अब इससे बाहर कुछ भी WPI से नहीं आएगा और उम्मीद है कि आप इसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए CPI की बात करते हैं, ठीक। CPI, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। स्टेट PCS और जो छोटे मोटे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं वो इसको जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये ज़्यादा ऑथेंटिक इंडेक्स होता है मुद्रास्फीति को मापने का, ठीक है। मुद्रास्फीति को मापने का ये ज़्यादा ऑथेंटिक क्या है? इंडेक्स है। तो ये जो CPI है ये 4 अलग अलग इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। 4 अलग अलग इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। तो उसमें जो इनका इंडेक्स है वो अलग अलग 4 विभागों के लिए है। तो जो पहला है वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है, ठीक है, जिसको IW बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। जो दूसरा है वो है एग्रीकल्चर वर्कर के लिए, और जो तीसरा है वो है रूरल वर्कर के लिए, रूरल वर्कर के लिए। और जो चौथा है वो है आपका CPI ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त, ठीक है। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त, ठीक है। तो ये 4 प्रकार से वो अपने इंडेक्स को जारी करता है। तो जो इसमें ये शुरुआत के 3 इंडेक्स हैं, इसके जारीकर्ता कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। इजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही इजी है। और आप यकीन मान के चलिए UPSC में खूब सवाल आते हैं इससे, ठीक है। और आप देखते हैं CPI WPI क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता, कितनी इजीली आपको समझ में आएगा कि CPI होता क्या है। क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, आराम से चुटकी बजा करके हो भी जाएंगे, ठीक है। तो जारीकर्ता कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, जो CPI की ये 3 इंडेक्स है, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर वर्कर के लिए और रूरल वर्कर के लिए। और जो चौथा वाला है जो है CPI ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त, इसको कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? इसको जारी करता है आपका CSO, ठीक है। CSO जारी करता है। इसको कौन जारी करता है? CSO। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक सवाल आपका पक्का सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो शुरुआत के 3 हैं उसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जारी करता है, और जो आखिरी वाला है इसको CSO जारी करता है, ठीक है। अब आप इसमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ कर दे रहा हूं, ताकि चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो जिस प्रकार आपने देखा था कि WPI में भी एक बास्केट था जिसमें सामान थे, ठीक है, इसी प्रकार CPI में भी बास्केट होता है और उसमें सामान होते हैं। उसमें खाने पीने से लेकर के सेवाएं सब कुछ उस बास्केट में शामिल होता है, ठीक है। तो उस बास्केट में जो सामान है, जो सेवा है, उन सारे चीज़ों का जो दाम बढ़ रहा होता है, जो उसकी प्राइस बढ़ रही होती है, उसी का एक इंडेक्स जारी कर देता है, और वही CPI है। कितना सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। यानी कि एक बास्केट बना दिया गया, बास्केट का मतलब कहीं बड़ा सा टोकरी बना के नहीं रखते हैं, एक लिस्ट बना दी जाती है कि CPI में इन सामानों को लिस्टेड किया गया है। फिर उनके जो दाम बढ़ रहे हैं किसी वर्ष में जो है, किसी होता क्या है कि हर महीने के पहले हफ्ते में इसका आंकड़ा जो है जारी किया जाता है, और अगले साल उसी महीने के उसी हफ्ते से उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो उसमें जो बढ़ रहा होता है उसी को जारी करना इंडेक्स होता है CPI और WPI में, ठीक है। तो CPI में क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और ये रिटेलर यानी कि जो फुटकर
आप सामान खरीद रहे होते हैं, ये उसके इंडेक्स को जारी करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फुटकर सामान प्लस सर्विस यानी कि जो सेवा, इनको भी सम्मिलित किया जाता है। तो क्या है, सीपीआई जो है ये एक्चुअल इंडेक्स जारी करता है। सीपीआई क्या करता है, एक्चुअल इंडेक्स जारी करता है। और 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने सीपीआई को ही मुद्रास्फीति के मापन के लिए सही माना, मुद्रास्फीति के मापन के लिए उपयुक्त माना। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के मापन के लिए सबसे उपयुक्त कौन है, सीपीआई है। इसको किसने माना, आपके आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये था आपका सीपीआई। सीपीआई का भी बेस ईयर 2012 कर दिया गया है। इसका भी पहले बेस ईयर कितना था, 2004 से लेकर के 2005 था इसका बेस ईयर, जिसको अब क्या कर दिया गया है, 2012 कर दिया गया है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसी से संबंधित दो और मुद्दे पर। वो दो मुद्दे क्या हैं, कोर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। अभी जो इंडियन इकोनॉमी है वो लगभग स्टैगफ्लेशन की स्थिति में है। तो पक्का यकीन मानिए कि इस स्टैगफ्लेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल पक्का आएंगे पेपर में। ठीक है, तो अगली क्लास आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं स्टैगफ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते रहिए ओनली यूपीएससी, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बताइए कैसे चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप देख रहे वीडियो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए। मेहनत करते हैं तो उसका प्रतिफल भी तो दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।